गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन। तो समझेंगे कि पर्यावरण अध्ययन क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि पर्यावरण का अर्थ होता क्या है। पर्यावरण का मतलब, पर्यावरण शब्द जो है परि प्लस आवरण दो शब्दों के मिलने से बना है। परि का तात्पर्य होता है चारों ओर और आवरण का तात्पर्य होता है घेराव। इस तरह चारों ओर का आवरण या घेराव ही पर्यावरण कहलाता है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। पर्यावरण जो कंटेंट एनसीईआरटी 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि मुख्य थीम और उप थीम है। तो जो थीम होता है वो 6 प्रकार का होता है और जो उप थीम होता है वो 4 प्रकार का होता है। थीम कितने प्रकार का होता है? थीम 6 प्रकार के। उप थीम कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। आपको सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। थीम कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का और उप थीम 4 प्रकार का। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि मुख्य थीम हम लोग का क्या क्या है। तो परिवार एवं मित्र पहला हो गया, दूसरा हो गया भोजन, तीसरा हो गया आश्रय, चौथा हो गया जल, पांचवा हो गया यात्राएं और छठा हो गया हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। ये छः जो मुख्य उप थीम है, मुख्य थीम जो है 6 प्रकार के यही हैं। उप थीम जो है वो 4 प्रकार के हैं, जो सामने दिख रहा होगा। संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं और पौधे। इन्हीं 10 दोनों मुख्य थीम और उप थीम को मिलाकर कंटेंट बेसिस जो 15 क्वेश्चन आते हैं इन्हीं पे आधारित होते हैं। तो इन 10 को धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे और पूरा समझेंगे। वीडियो को अंत तक आप लोग बने रहिएगा, सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे परिवार एवं मित्र। कि परिवार एवं मित्र क्या है। तो देखते हैं परिवार एवं मित्र क्या है। आगे बढ़ते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड। परिवार, परिवार का मतलब क्या होता है? आप लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द फैमिलियस से हुई है, जो प्रायः एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। साधारण शब्दों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है। परिवार में जो विवाहित जोड़े होते हैं उन्हीं को परिवार कहा जाता है। किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस परिवार शब्द का प्रासंगिक मापदंड नहीं माना जाता है। समाजशास्त्रियों को कहना है परिवार में पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य होता है। ऐसे में किसी एक के अभाव में वह परिवार न होकर गृहस्थ का रूप ले लेता है। आप लोग समझ रहे हैं ना कि परिवार कैसे होता है, गृहस्थ कैसे होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सभी परिवार गृहस्थ तो होते हैं, लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते हैं। सामान्य रूप में परिवार को सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना जाता है। परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। बालक परिवार के द्वारा ही प्रेम, सहयोग, अनुशासन आदि गुण सीखता है। समाज में परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। जब भी बालक
अपना प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करेगा तो कहाँ से प्रारंभ करता है? पहले अपने परिवार से ही प्रारंभ करता है। उसके बाद वो स्कूल में जाता है, स्कूल में दूसरा उसका सेकेंडरी होता है। फिर उसके बाद वो समाज में जाकर धीरे धीरे सीखता है। तो इसलिए पहला उसका परिवार ही सब कुछ है। फिर वैज्ञानिक एक हैं मैकावर एवं पेज। इनका कहना है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था कराता है। परिवार ही एक ऐसा चीज़ है जो उनके द्वारा बच्चों को जो लालन पोषण किया जाता है प्रारंभिक, वो परिवार द्वारा ही किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है परिवार के कार्य। वैज्ञानिक मैकावर ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है आवश्यक और दूसरा है अनावश्यक। परिवार के अनावश्यक कार्यों में घर के विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन से संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षिक क्रियाकलाप तथा लैंगिक और प्रजनन के क्रियाकलाप परिवार के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया जाते हैं। फिर एक वैज्ञानिक हैं आर्गबन और निमकोव ने पारिवारिक कार्यों को 6 भागों में विभाजित किया है। इनका है आर्थिक, प्रकृत्यात्मक, रचनात्मक, आनंदप्रद, धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप। इन वैज्ञानिकों ने 6 भागों में विभाजित किया है। फिर लुंडबर्ग के कहना है कि परिवार के 4 प्रमुख मूलभूत क्रियाकलाप बताए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से प्राथमिक समूह का संतोष, श्रमिकों का सहयोग और विभाजन, बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण तथा यौन व्यवहार के प्रजनन का नियमन आदि सम्मिलित हैं। इसमें क्या होता है कि परिवार के द्वारा ही उनको व्यवहार कैसे करना है, श्रमिकों को सहयोग कैसे करना है, बच्चों को देखभाल कैसे करना है, प्रजनन का नियमन आदि सम्मिलित कैसे किया जाता है, इन सब बातों पे इन्होंने चर्चा किया है। फिर आगे के पॉइंट पे बढ़ते हैं कि परिवार की विशेषताएं क्या हैं। परिवार की अनेक विशेषताएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है वंशानुगत संबंध। इसमें है पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं तथा कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी से आते आते मेरे पिताजी पे, मेरे भाई, फिर मेरे बाल बच्चे, इस तरह की पीढ़ी मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। फिर दूसरा है सामाजिक संस्था। आप लोग समझ पा रहे हैं ना। फिर सामाजिक संस्था, परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। परिवार जो है समाज के अनुसार उसमें क्या क्या मौलिक इकाई होती हैं, उस तरह उनके अनुसार समाज जैसे चलता है, समाज के अनुसार वो लोग कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। समाज में जैसे जैसे हम लोग समाज में जो जैसे चलता है, जो प्रथा होती है, उन्हीं प्रथाओं के अनुसार हम लोग कार्य अपना करते हैं। फिर हो गया आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में है कि पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। इसमें क्या होता है कि पारिवारिक सदस्य अपने सदस्य को आर्थिक स्थिति मतलब कि जो हम लोग जैसे हम लोग किसी भी कार्य में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो हमारी आर्थिक स्थिति किसी किसी का सही रहता है, किसी किसी का सही नहीं रहता है। तो उस व्यवस्था को देखते हुए अपने परिवार को चलाते हैं। फिर भी वैवाहिक अनिवार्यता। परिवार में संतानोत्पत्ति और विवाह की अनिवार्यता होती है। वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। अब आप लोग सुने भी होंगे कि लोग गांव में बोलता है कि अगर शादी नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, फिर तुम्हारा परिवार कैसे बढ़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। फिर आप आगे चलते हैं। इसमें दिया है सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई।
तो इसमें दे रखा है कि पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है कि परिवार के अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर समाज में सही सुरक्षा, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होता है तो हमारा समाज में, हमारा परिवार सुरक्षित महसूस करता है। अगर कहीं गांव में आप लोग देखते होंगे कि गांव मोहल्ले में चोर वगैरह रात में चोरी वोरी होता है, चाहे आज का माहौल तो खराब ही चल रहा है, देखते ही होंगे। तो उस प्रकार की चीज़ें आपके मोहल्ले और गांव में नहीं होता होगा तो आपका समाज सही होगा। यानी आपका समाज सही होता है, समाज सही होगा यानी कि आपका परिवार सही होगा, सुरक्षित होगा, आप सुरक्षित महसूस करते होंगे। फिर आगे का टॉपिक है परिवार का वर्गीकरण। इसमें हम लोग सामान्य रूप से परिवार के दो वर्ग होते हैं, एक होता है एकल और एक होता है संयुक्त। तो दोनों हम समझें कि एकल क्या है और संयुक्त क्या है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आपको सारी चीज़ें अच्छे तरह से समझा पाएँ कि परिवार में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए आजकल ऑनलाइन पेपर हो रहा है, 2 साल से ऑनलाइन पेपर होने के कारण क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है। क्वेश्चन की संख्या जब बढ़ेगी तो सोचने वाली बात है कि हम लोग को एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु पर ध्यान देना है। अगर एक बिंदु, एक पॉइंट को छोड़ते हैं तो फिर क्वेश्चन फंसने वाली हो जाएगी, नहीं बन पाएगा। जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो क्वेश्चन जब आएगा सामने तो उस क्वेश्चन को हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक एक बिंदु पर ध्यान देंगे, एक एक बिंदु पर फोकस करेंगे कि ये चीज़ क्या है, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना कर रखेंगे और पढ़ेंगे, उस पर फिर रिवीजन करेंगे कि आखिर ये चीज़ है क्या। फिर चर्चा करते हैं आगे एकल परिवार। इसमें क्या होता है कि एकल परिवार में पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। ऐसे परिवार बढ़ती महंगाई और जनसंख्या के कारण अधिक प्रचलित हो रहे हैं। ऐसे परिवार में कुरीतियों और आलस्य का अभाव रहता है, व्यक्तित्व का विकास होता है और कलह की संभावना रहती है। यह संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई है। यह क्या होता है कि इसमें केवल पति पत्नी ही होते हैं, अविवाहित जोड़े, मतलब केवल पति पत्नी बाल बच्चे, बस यही एकल, इसको एकल परिवार कहते हैं। और इन लोगों को किसी से मतलब नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कलह की संभावना, झगड़ा झंझट नहीं होता है। अगर संख्या कम रहेगी परिवार में तो झगड़ा झंझट का झंझट नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, लोग मतलब कि सुख शांति से अपना, लोग सोचते हैं कि मतलब कि हम हैं, मेरी पत्नी हो गई, बाल बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो उनको लोगों को लगता है कि कलह की संभावना, मतलब कि झगड़ा झंझट नहीं होता है, तो हम लोग सुख शांति से हैं। सब लोगों का विचार अलग अलग है। फिर संयुक्त परिवार है। ऐसे परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र बंधु एवं उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची आदि के साथ संयुक्त रूप से घर में निवास करते हैं। इसमें आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होता है, सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है, श्रम विभाजन की व्यापक सुविधा रहती है, आलस्य का अभाव रहता है। भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार ही जीवन का आधार है। देखिए संयुक्त परिवार में देखते होंगे आप लोग गाँव में कि ज़्यादातर संयुक्त परिवार ही दिखाई देता होगा। इसमें क्या होता है कि सभी लोग रहते हैं, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, मतलब कि लगता है कि हाँ ये परिवार है। इसको संयुक्त रूप में कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सभी लोग एक दूसरे से अपना बात मतलब कि शेयर करते रहते हैं। गुणों का विकास होता है, सामाजिक सुरक्षा की भावना, सामाजिक सुरक्षा की इसमें विकास भावना भी विकसित होती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का पॉइंट है परिवार के अन्य प्रकार। परिवार के अन्य प्रकार निम्न हैं। एक पहला है मातृस्थान परिवार। मातृस्थान परिवार क्या है? यह परिवार वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। इसमें कहने का मतलब यह है कि जो स्त्री का जो घर होता है वहाँ जो विवाहित युगल रहते हैं, उनके पति, वो अपने
मतलब कि मायके में रहती हैं, वो जो लड़का रहता है वो भी उनके साथ अपने मतलब उनके साथ ससुराल में ही रहना पड़ता है। मातृस्थान परिवार का मतलब यही हुआ। फिर पितृस्थान परिवार, इस यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल पुरुष के परिवार के साथ निवास करता है। यानी कि जो लड़का का घर होता है उसमें लड़की आकर रहती है, उसे हम पितृस्थान परिवार कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ ही गया हो गया कि मातृस्थान परिवार क्या है और पितृस्थान परिवार क्या है। मातृस्थान परिवार मतलब कि लड़की का घर लड़का रहेगा, और पितृस्थान परिवार का मतलब है कि लड़का के घर पे आकर लड़की रहेगी, तो इसे पितृस्थान परिवार बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक परिवार, यह एकल परिवार का ही रूप है। इसे संतान बढ़ाने वाला परिवार भी कहा जाता है। यह वह परिवार होता है जो एक के बाद एक के विवाह के बाद बनता है। समझ गए। फिर है समरक्त संबंधी परिवार, यह भी संयुक्त परिवार का ही एक रूप है। इसको अभिन्यास परिवार भी कहा जाता है। इसमें समान रक्त समूह के लोग सम्मिलित होते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही रक्त से होती है। जैसे इसमें समरक्त संबंधी का मतलब हो गया कि आपका बेटा, आपका बेटी, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भाई, आपकी बहन, ये लोग क्या हो गए? समरक्त संबंध वाले। ये सब लोग क्या हैं? एक ही रक्त के संबंध हैं। मतलब जो भी हैं एक चैन की तरह होता है। जैसे मान लीजिए आपके बाबा, दादाजी, दादी जी, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी भाई, आपके बहन, आप, ये लोग क्या हो गए? मतलब एक ही रक्त से संबंध है। इसे समरक्त संबंध कहा जाता है। समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। परिवार का महत्व, मेन पॉइंट को फोकस करते जाएंगे हम लोग कि क्या है। हम हाईलाइट भी कर दिए हुए हैं मेन पॉइंट को, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। परिवार के महत्व को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। परिवार ही वह प्रासंगिक स्थान है जहाँ सर्वप्रथम बालक का समाजीकरण होता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण और व्यवहार होता है, बालक भी वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। मैंने पहले ही कहा था कि बालक का सर्वप्रथम समाजीकरण परिवार से ही होता है, उसके बाद विद्यालय से होता है। सर्वप्रथम समाजीकरण उस परिवार का परिवार से ही होता है, सेकेंडरी दूसरा विद्यालय से होता है, उसके बाद समाज से होता है। फिर आगे बढ़ेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का अभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। यदि वे रोगी और निर्बल होते हैं तो ऐसी संभावना होती है कि उनके बच्चे भी वैसे ही हो सकते हैं। स्वस्थ माता पिता की संतान का ही स्वस्थ शारीरिक विकास होता है। आप लोग देखे भी होंगे कि अगर माता पिता स्वस्थ नहीं होते हैं तो उनके बाल बच्चे भी स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। अगर माता पिता किसी प्रकार से ग्रसित रहते हैं तो उनके बाल बच्चे भी, उनका असर बाल बच्चों पर पड़ता है। अगर मान लीजिए कि किसी पिता का विकलांग है तो उनके विकलांग होने के कारण बच्चों का भी विकलांग कुछ परसेंटेज चांस रहता है कि उनका असर बच्चों पर भी पड़ेगा। या जेनेटिक मान लीजिए कोई बीमारी होता है, शुगर का हो गया या टीबी का हो गया, अगर माता पिता का है तो बच्चों में भी होने की संभावना रहती है। कुछ परसेंट रहता है कि उन लोगों का जेनेटिक मतलब की बीमारी होता रहता है। अब आगे बढ़ेंगे। बालक के उचित शारीरिक विकास में उससे अपने परिवार से प्राप्त प्रेम एवं सुरक्षा की भावना का भी अहम योगदान होता है। सही बात है। मानसिक विकास में बालक के विकास, भाषा विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें उसके परिवार की भूमिका सर्वाधिक अहम होती है। भाषा का जो विकास होता है उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें परिवार की उसकी भूमिका सर्वाधिक होती है। फिर अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में ही बालक का पौष्टिक भोजन, सही शिक्षा का वातावरण, खेल व मनोरंजन के अवसर आदि उपलब्ध होते हैं। अगर परिवार अच्छा रहेगा तो उसका पौष्टिक जो भोजन मिलेगा सही तरीक़ा से मिलेगा, वातावरण जो होगा सही होगा, खेल और मनोरंजन अवसर जो होंगे ज़्यादा उपलब्ध होंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। मित्र,
मित्र क्या हैं? बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाले अथवा उसके साथ खेलने वाले बालक उसका मित्र कहलाता है। यह आवश्यक नहीं है कि समुदाय के सभी बालकों के साथ बालक के संबंध अच्छे हों। जिन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा होता है एवं जिनके साथ वह रहना कार्य करना एवं खेलना पसंद करता है, उन्हें हम उसका मित्र कहते हैं। स्कूल में देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सभी बच्चे उनका मित्र ही हो, ये मतलब कि 100% सही नहीं है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो कि उनका बनता हो, बात विचार, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई में उन लोगों से बनता हो, वही लोग उनका मित्र होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे उनका मित्र ही होंगे। 2 4 5 10 बच्चे होते होंगे जो एक दूसरे का मित्र होते हैं। फिर आगे देखेंगे मित्रता का वर्गीकरण। अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण 3 भागों में निम्नलिखित प्रकार से किया है। पहला है उपयोगिता की मित्रता। इसमें है इस प्रकार की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि हित दिखाई देता है, मतलब कि वो मित्र एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए कर सकें। अगर उसको सहायता चाहिए कि हाँ भाई हमको ये क्वेश्चन नहीं आता है, मित्र तुम बता दो, तो वो मित्र उसको अगर बता देता है तो वही चीज़ हो गया। फिर आनंद की मित्रता। इस प्रकार की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है एवं जो आपसी खुशी मित्रों के बीच बांटते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों मित्र एक दूसरे से अपना खुशी बांटते हैं कि भाई तुम्हारा ये चीज़ हो गया तो तुम्हारा ये चीज़ हो गया, ये चीज़ है अच्छी मित्रता। इस प्रकार की मित्रता में 2 मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है और वह एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। इसमें मित्रता हित पूर्ति और आनंद के लिए नहीं होता है, इसमें आनंद के लिए नहीं होता है। इसमें होता है कि दोनों मित्र आपसी सम्मान का भाव होता है। हाँ भाई कि आप अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, दोनों की भावना एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव हो कि हाँ आप सही हैं। फिर मित्रता का महत्व। मित्रता का महत्व क्या है ये जानेंगे। इसमें दे रखा है कि एक मित्र बालक के खेल कूद और अन्य कार्यों को संपन्न करने में सहायक होता है। मान लीजिए कोई खेल ही हो रहा है, कबड्डी खेल हो रहा है, कबड्डी पे ही समझेंगे। दोनों मित्र एक दूसरे को खेल हो रहा है तो उसमें साथ खेलेंगे और एक दूसरे को सहायता करेंगे कि हाँ भाई तुम आगे जा, तुम जाकर रीडिंग कर। फिर वो आएगा तो ये बोलेगा कि ठीक है हम इसके बाद करेंगे। तो ऐसा ही है, एक दूसरे को दोनों मित्र अपने आप में सहायता करेंगे। फिर दूसरा है एक अच्छा मित्र बालक को कुसंगति से बचाने की कोशिश करता है। एक अच्छा मित्र ही सामाजिक आदर्शों और मूल्यों को सिखाता है कि अच्छा मित्र बच्चों को पाशविक प्रवृत्ति अपनाने से बचाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 2 मित्र हैं, एक मित्र नशेड़ी हो गया, मान लीजिए कि वो सिगरेट का नशा हो गया, गुटखा खा रहा है, खैनी खा रहा है, तो जो दूसरा मित्र है वो समझाएगा कि नहीं मित्र ये जो चीज़ तुम कर रहे हो ये सही नहीं है, ये गलत है, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, इसलिए आप इस चीज़ को छोड़ दें। एक मित्र को दूसरा मित्र समझाता है और वह मित्र छोड़ देता है तो यही इसको बोला जाता है कि एक मित्र दूसरे मित्र को किसी चीज़ मतलब होने से लिए बचा लिया है, कुसंगति से बचाने के। मान लीजिए कोई गलत ही काम कर रहा हो, उसे उसको बता दिया कि नहीं ये चीज़ मित्र सही नहीं है, ये गलत है, फिर वो समझ गया, तो यही ना हो गया कि कुसंगति से बचाने का प्रयास किया। फिर बच्चों के मानसिक विकास में भी मित्रता व मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसका मानसिक विकास यानी कि मन का विकास में अगर एक दूसरे को अच्छे बातों से वो बातें करते हैं, प्रलोभन देते हैं कि चलो भाई मित्र हम तुमको आज तुम हमको मैथ बताओ, हम तुमको साइंस में हेल्प करेंगे, तो क्या हुआ, यही ना चीज़ हुआ कि दोनों एक दूसरे से महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाते हैं कि तुम मैथ का सवाल बताओ, हम तुमको साइंस का सवाल बताएंगे, ये चीज़ हो गया। फिर संबंध वह बुनियादी होती हैं जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक लोग खून या विवाह व भावनाओं को आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
बालक परिवार में सदस्यों और रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों और विश्वासों आदि को धीरे धीरे सिखाता है। आप लोग समझ ही गए होंगे यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर टॉपिक है संबंधों का वर्गीकरण। सामान्य रूप से संबंध दो प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है वैवाहिक संबंध। सामान्य तौर पर इस प्रकार के संबंध विवाह के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे पति पत्नी, सास बहू आदि। अगर एक दूसरे से विवाह होता है तभी तो संबंध, नया संबंध बनेगा। मान लीजिए पति से उनको पत्नी मिला, पत्नी को पति मिला, फिर उसका सास मिले, सास को बहू मिली, बहू को सास मिली। समझ गए। फिर हो समरक्त संबंध। इस प्रकार के संबंध रक्त के आधार पर बनते हैं। ऐसे संबंधों के सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है, जबकि प्राणी शास्त्रीय संबंधों में स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है, जैसे माता पिता एवं पुत्र पुत्री के बीच का संबंध। समरक्त संबंध कहने का मतलब है कि सास और बहू समरक्त संबंध नहीं है, ये वैवाहिक संबंध है। लेकिन अगर पुत्र और माता की बात किया जाए, ये समरक्त संबंध हो गए, क्योंकि उनका खून से संबंध है। समझ गए। फिर है कार्य एवं खेल। कार्य की जिम्मेवारी वयस्कों की होती है, तो वहीं खेल कूद बच्चों के लिए अनिवार्य होते हैं। बच्चों स्वयं की खेल कूद में व्यस्त रहते हैं। इस कार्य में इन्हें परिवार के सदस्यों से सहयोग प्राप्त होते हैं। बाल्यावस्था से ही बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती हैं। आप लोग देख लीजिएगा इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट है, ब्लॉक जोड़ का कृतीय बनाना आदि रचनात्मक खेल बालकों द्वारा खेला जाता है। प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, मोंटेसरी विधि, डाल्टन विधि, होलिस्टिक विधि, बेसिक शिक्षा इत्यादि खेल कूद एवं सामान्य क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को शिक्षा देने की कुछ प्रमुख विधियां प्रचलित हैं। ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा लोग। फिर है अगला पॉइंट, खेल का बालकों के विकास में योगदान। खेल का बालकों के विकास में योगदान। खेल में बालक का विकास के लिए कितना योगदान है, इस पर देख लेते हैं। खेल कूद में बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास होता है, इसलिए इसके महत्व को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। खेल कूद द्वारा ही बालक का मानसिक विकास जो होता है बहुत अधिक होती है, शारीरिक विकास भी होता है खेल कूद के द्वारा। ये बच्चों के शारीरिक, सामाजिक एवं ज्ञानात्मक क्षमता के विकास में सहायक होता है। इसमें बच्चे स्फूर्तिवान बने रहते हैं और साथ ही नियमित रूप से विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। अगर बच्चे खेल कूद में जाएंगे तभी तो दौड़ेंगे तो शरीर उनकी फुर्ती में होगी, हाइट बढ़ेंगी, वेट नहीं बढ़ेगा, इस प्रकार की बातें हैं। फिर आगे देखते हैं, इससे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियाँ मजबूत होती हैं, रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है, पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है, शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है और फेफड़े मजबूत होती हैं। खेल द्वारा ही होता है। खेल कूद के दौरान शारीरिक अंगों को सक्रिय रहने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें क्या होता है कि शरीर में किसी भी प्रकार का रोग सक्रिय नहीं होती है। खेल से ये फायदे हैं। खेल कूद बच्चों के मानसिक विकास को तीव्रता प्रदान करता है। खेल कूद भावनात्मक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए थेरेपी का कार्य करता है, जिससे वह सामाजिक परिवेश में समायोजन स्थापित कर लेते हैं। ये बच्चों को स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। खेल कूद बच्चों की शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए बालकों की शिक्षा में खेल कूद को उचित स्थान दिया जाता है। आप देखते ही होंगे छोटे छोटे बच्चों को खेल कूद में बहुत रुचि होती है, उनकी जिज्ञासा खेल कूद में बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए बच्चों को खेल कूद में रोकना नहीं चाहिए, खेलने देना चाहिए। आजकल के बच्चे को CBSE वगैरह में कहीं देखते हैं कि खेल कूद में उतना नहीं दिया जाता है, लेकिन नहीं, बच्चों को खेलने की भी आज़ादी देनी होती है। आप उनको खेलने 24 घंटा में 2 घंटा खेलने के लिए छूट दीजिए, बच्चा 2 घंटा खेलेगा। उससे क्या होता है कि शारीरिक जो होता है, मानसिक होता है, उसमें अच्छा होता है। तो हम लोग आज के टॉपिक पूरा ख़त्म कर लिए, परिवार एवं मित्र। तो आप लोग पूरा नोट्स बना लीजिएगा लोग। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में
नए टॉपिक के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्वेश्चन भी करा दें। तो क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन इसका पूरा करा दें अगले वीडियो में। ठीक है, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।